हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। देखो बच्चों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। हर एक लेवल के अलग अलग आते हैं। आप 10th लेवल पे पास कर रहे हो तो आपको एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिलता है। आप 12th पास कर चुके हो तो आपको अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिलता है। आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखने को मिलता है। और शादी कर लो तो फिर तो कॉम्पिटिटिव ही कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं है बस वो। ध्यान से सुनो। तो अगर आपने 12th कर ली है या आप 12th में हो तो फिर आप एनडीए के लिए अपीयर हो सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएट हो गए हो, अगर आपने बीए करी है, बीकॉम करी है, ठीक है, बीएससी करी है, ठीक है, बीबीए करी है, कुछ भी करा है, तो आप सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए अपीयर होते हो। ठीक है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, वर्शिप एकेडमी जो है, उसका जो मेन पॉइंट है वो है आपको इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करवाना। एनडीए के लिए तैयार करवाना, सीडीएस के लिए तैयार करवाना, सीएपीएफ के लिए करवाना। इनिशियली जो हमारा प्रिपरेशन का जो फॉर्मेट है वो है कि हम आपको प्री क्वालिफाई करवाते हैं। देन उसके बाद आप अपीयर होते हो एसएसबी में। एंड देन उसके बाद आपका होता है फिजिकल। एंड देन उसके बाद आपका होता है क्या, मेडिकल, अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो। और उसके बाद आप ज्वाइनिंग वगैरह एंड ऑल, सारा का सारा प्रोसेस है। अब इसमें क्या आता है, तो देखो, एक मैथ आती है, एक इंग्लिश आती है, ठीक है। अगर सीएपीएफ दे रहे हो तो आपको ऐसे राइटिंग भी देना होता है। और एक चंक आता है जीएस का। अब सर आपने और सब्जेक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। और सब्जेक्ट के बारे में मैं बोलूँगा अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। अब जैसे ये ऐसा हो जाएगा मैं मोटापा कम करने की बातें बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जो उसके एक्सपर्ट है वही आपको बताएंगे तो ही बेहतर है। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो क्या होता है ना कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है, चक्रवर्ती राजा होता है, वो सब कुछ कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इतने सारे लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो हमने क्या करा है, हम लोगों ने एक एक सब्जेक्ट बांट दिया है। ठीक है। तो सर्दी बहुत पड़ रही है, कुछ टीचर तो नहीं आ पाए, पर जो लोग आए हुए हैं मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ वो सुन लो पहले। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो देखो, हमने ना वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया। ठीक है, हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। हमने कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो हमने फीमेल टीचर्स को भी क्या करा है, ऐड करा है। तो इसके लिए तुम हमें नंबर दे सकते हो। ठीक है। और हमारे पास एक टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी वाला सेक्शन। मैम हैं जो आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगी। और एक सर हैं जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। एक सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो हमारे पास पूरी वैरायटी है, समझ रहे हो? पूरा आपके लिए बुके तैयार करके लेके आए हैं हम लोग। और जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन सभी लोगों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। क्योंकि पास हुए नहीं हुए वो एक पूरा अलग मुद्दा है। कई सारे टीचर क्वालिफाई भी हैं, कई सारे टीचर अलग अलग जगह पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और सभी के पास ऑलमोस्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने उतना टाइम पढ़ाया है। ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके फैकल्टी से इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, दे विल गाइड यू। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स के सिनारियो में। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं एसएसटी के बच्चे। यानी जीएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट लगता है वो इकोनॉमिक्स लगता है। तो इन्होंने दिया भी मुझे ये, वो कहा कि आप इस प्रॉब्लम को संभालो। ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो है उसका जो चंक है, ठीक है, स्पेशली आज मैं सीडीएस और सीएपीएफ की बात करूंगा, उसमें अराउंड आपका 15 से 20% इकोनॉमिक्स आती है, अपीयर होती है। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करोगे, कैसे देखोगे, आप उसको थोड़ा समझना। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करो। और कॉन्सेप्ट अच्छा करना हो सर तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप या तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठा लो। अगर आपका ज़ीरो बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स में तो 11th 12th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक उठा लो और वहाँ से इसे कवर कर लो। कमी सिर्फ एक कि वो आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगी, या तो वो मिलेगी आपको तमिल मीडियम में या फिर वो मिलेगी आपको इंग्लिश मीडियम में। तो ईदर यू आर बिलोंग्स टू अ तमिल पीपल और यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, हिंदी में नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आपकी इकोनॉमिक्स पहले पढ़ रखी है आपने, मतलब आपके पास 11th 10th 12th में इकोनॉमिक्स थी, तो गो विद दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लोगे तो यू विल अवेयर ऑफ द बेसिक टर्मोलॉजी, दैट हाउ इन्फ्लेशन वर्क, हाउ जीडीपी वर्क, हाउ लाइक मॉनेटरी पॉलिसी वर्क,
हाउ फिस्कल पॉलिसी वर्क, है ना, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, है ना, जो अभी एलियन से लग रहे होंगे सुनने में, वो आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ऐसे काम करता है, अच्छा वैसे काम करता है, समझ में आ रही बात यहाँ पे, क्लियर है बात। तो जब भी आप ये सुनते हो निर्मला ताई ने टैक्स लगा दिया इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको ये पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, डायरेक्ट टैक्स ये होता है, अच्छा इसके बीच में ये डिफरेंस है, तो आपको ये सारी क्लियरिटी देखने को मिल जाती है। फिर जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तब आप अगर थोड़ा बहुत डिटेल में जाना चाहते हो तो रमेश सर की किताब उठा लो, है ना, या फिर आप क्या कहते हैं कोई और एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो। बट उसके बाद आप उठा सकते हो हमारी कोचिंग के नोट्स, जिसके अंदर एनसीईआरटी तो ऑलरेडी कवर होती ही है, साथ ही साथ हमने क्या कवर कर रखा है, हमने उसके थोड़ा एडवांस पोर्शन भी कवर कर रखा है। इकोनॉमिक्स के चंक की एक सबसे खास बात यह है कि ईदर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन और ईदर यू स्किप, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है ना डिलेमा, क्वेश्चन या तो होता है या नहीं होता वाला सिनारियो में है। एक चीज और, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गया, यू ऑलरेडी लाइक कवर द होलिस्टिकली अप्रोच से आपने पूरा का पूरा क्या कवर कर दिया, अपना सिलेबस कवर कर दिया। फिर आता है थर्ड चंक जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर का रोल कैसे है, वो कैसे काम करता है, जैसे एक इलिस्ट्रेशन से मैं आपको समझाता हूँ कि इंडिया जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करता था दो मेथड से, ठीक है, एक वो एक्सपेंडिचर मेथड यूज करता था और दूसरा वो मेथड यूज करता था क्या, इनकम मेथड ज्यादातर। पर 2015 में जब गवर्नमेंट आई तो उसने जीएवी मेथड को यूज करना शुरू कर दिया। कब, 2015 से। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड, जो कि प्रोडक्शन मेथड भी कहलाता है, इसको और ज़्यादा यूज़ करने लगे ये लोग। तो नई सीरीज जो शुरू हुई 2015 के बाद, तो वो जीएवी से शुरू होती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा कि सीएसओ किस तरीके से काम करता है, एनएसओ और सीएसओ मर्ज होकर के क्या बन गया है, नेशनल सैंपल सर्वे किसके अंडर में आता है, आपसे पूछ लेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के साथ क्या करता है, आपका मैक्सिमम इंपोर्ट करता है। तो वो डाटा ड्रिवन थोड़ी सी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब कई बार आप समझ में आता है कि देश गरीब है, देश अमीर है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो, तो उसके लिए अलग अलग क्या आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, अलग अलग क्या आते हैं, इंडेक्स आते हैं। जैसे देखो इन्वायरमेंट में मैं नहीं कमेंट करना चाहता, बट जैसे पता चलता है ना कि भाई टाइगर नहीं बच रहे हैं, या आपको ये पता चलता है कि इंडियन बास्टर्ड जो है इंसान का नाम नहीं है, जानवर होता है, ठीक है ना, पक्षी है एक, तो कई बार तुम लोग, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग वहीं जाते हो सूट दी, तो वो लुप्त हो रहा है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इसको कवर कर रहा है, कौन सी लिस्ट है वो कवर हो रही है, रेड लिस्ट क्या होती है, आपका क्या कहते हैं आईसीयूएन क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम किससे, रिपोर्ट के थ्रू पढ़ते हैं। अब ये रिपोर्ट आपको अलग से मैम भी पढ़ाएंगी इन्वायरमेंट के सेक्शन में, ऐसी ही रिपोर्ट आपको पॉलिटी वाले सर भी पढ़ाएंगे उनके सेक्शन के अंदर, जैसे उनका सेक्शन करप्शन से डील करता है, वो खुद भी थोड़े से तो हैं, ठीक है। बट बाद बाकी इकोनॉमिक्स में जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम हो गई, आईएमएफ हो गई, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गई, इधर फिर आप जाओगे तो आपका आसियान हो गया, है ना। ये आसियान तो आपको दोनों जगह पढ़ने को मिलता है, हम इकोनॉमिकल टर्म में भी पढ़ते हैं, और फिर अगर आपको जियो पॉलिटिक्स समझना है तो भी आपको आसियान पढ़ना पड़ता है। तो रिपोर्ट और इंडेक्स को भी देखना होता है। उसके बाद मतलब तुम्हें मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ पूरा, है ना, हष्ट पुष्ट बच्चा। उसके पीछे रीज़न है, मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे पोलियो पिलाया है। अब पोलियो पिलाना था, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बच्चों को टीके लगने चाहिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट के घर में भाई, आपके घर में चूल्हा आए, गैस आए, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, सड़क आए, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स को हम फॉलो करते हैं, जैसे गंगा क्यों मैली हो गई, है ना, तो उसके पीछे हम काम कर रहे हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। घर में बिजली आए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो हैं जो डील करती है, जैसे अभी गरीबी थी, कोविड के टाइम पे लोगों को घरों में खाने के लिए नहीं था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जिसमें 5 किलो क्या मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है। मैं तो अभी भी उसी से चल रहा हूँ, तुम हल्के में ले रहे हो, यहाँ पैसे नहीं दे रहे लोग, समझ में आ रही है। अभी तो इन्होंने बोला चाय पी लो सर, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्कीम आपको कवर करनी है ये, और स्कीम तो अब ये मान लो कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा,
और स्कीम को इतने अच्छे से कवर करना, क्यों? क्योंकि जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाओगे तो हो सकता है आपको स्कीम के ऊपर बुलवा दें, ठीक है? तो ये इस वाले पार्ट को भी आप इस एंगल से भी देखना। और क्या करना होता है सर, और क्या देख सकते हैं करंट अफेयर के सिनेरियो में? और याद रखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें क्या होता है, इसका हेड चेंज हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं, कुछ इन लोगों ने कुछ अलग से काम करा है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, किसको लोन दिया है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दीज ऑल टॉपिक कंसिडर अंडर द हेड ऑफ करंट अफेयर विच यू हैव टू कवर, ठीक है? अब क्या हो गया, हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, नोट्स कवर कर लिए, करंट अफेयर कवर कर लिए। सर अब क्या करें, स्कीम्स कवर कर ली, तो भैया अब करो काम क्या, सबसे पहले आप करो रिवीजन। देखो एक बात आज मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एजुकेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आप क्या करते हो, तैयारी करते हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वहाँ पे एक माइंडसेट चाहिए होता है जिसका मतलब होता है एक एवरेज माइंडसेट। कभी भी कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट। अब तुम में से कुछ ऐसा मत छोड़ देना, ले हम तो इंटेलिजेंट आज से बंद करते हैं, नहीं, ये एक रियलिटी है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट माइंड होगा ना वो बार बार चीज़ें रिपीट नहीं कर पाता, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, उसे हर रोज कुछ नया करना है, ठीक है? मीडियोक्रिटी डिमांड है किसकी, गवर्नमेंट सेक्शन की। जहां आप बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ोगे यू हैव टू बी मीडियोकर, और शायद हो सकता है कि आप एक ही काम पूरी जिंदगी करते रह जाओ, ठीक है? तो आपको रिवीजन बहुत ही बोरिंग काम है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ लिया, आपने एक बार समझ लिया, आपको दोबारा रिवाइज करना है, आपको दोबारा समझना है, आपको दोबारा उसे पढ़ना है, और आपको एक कंटिन्यू करना है जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर जाओ। दूसरी बात, जब भी आप रिवीजन करोगे तो आपको दो चीज़ें होंगी, क्या? आपको कॉन्सेप्ट की या तो क्लियरिटी मिलेगी, भाई बहुत क्लियर है, या फिर आपको डाउट मिलेगा। आपको डाउट मिले तो आप अपने टीचर के पास जाओ, पैसे दिए हैं भाई उसे, इसी बात के दिए हैं कि वो आपको समझाए, दोबारा आपको कॉन्सेप्ट समझाए। वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो दोबारा जाके उसे देखो कि क्या समझाया है, समझ में आ रही बात? तीसरा, आप फिर दो टेस्ट, टेस्ट देने के बाद, सॉरी फॉर द वर्ड बट रियलिटी में आपको क्या पता चलेगी, ठीक है, कि भाई कितना कर रहे हैं, है ना? आपकी रियल कंडीशन पता चलती है, हिंदी में बोलते हैं औकात पता चलती है कि हमें कितना आता है रियलिटी में, भाई आता भी है या नहीं आता। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, या पढ़ा रही होती हैं, ठीक है, कोई भी पढ़ा रहा होता है, तब तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, ओहो क्या बात है, ये तो बहुत ही सिंपल है। पर जब खुद पढ़ने बैठते हैं ना तब पता चलता है कि नहीं नहीं ये इतना भी सिंपल नहीं था, ठीक है? और टेस्ट देने के बाद आपको फिर से क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है, फिर से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और यही आपको करना है टिल द एग्जाम यू क्लियर। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? बाकी जो आगे की जो भी गाइडेंस है वो आपको हमारे क्वालिटी वाले जो सर हैं वो आएंगे और वो